Hello, student. Good morning, all of you. How are you? I hope all of you spent summer vacation, and I hope all of you have completed my work, whatever I have given you. And as you know that I have completed 6 chapters. First one was basic concept of chemistry, next atomic structure, then classification of element, then chemical bonding, then state of matter, and last one was the thermodynamics. Now next chapter is the chemical equilibrium, and in 10th class you have learned about the reaction, chemical reaction, and in that chapter you have learned only the balance unbalance reaction, method of balancing chemical reaction. पिछली क्लास में हम लोग 10th में जो है केवल वहाँ पे एक रिएक्शंस के बारे में जाने थे कि रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है, और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है तो क्या साइन आते हैं, किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम जानते हैं। अब जो है यहाँ पे इस चैप्टर इक्विलिब्रियम में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जानेंगे। वहाँ भी हमने डिफरेंट टाइप रिएक्शन पढ़ा था, मगर इक्विलिब्रियम के बेस पे नहीं पढ़ा था। जैसे वहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शंस बहुत से पढ़े थे। लेकिन अब इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो एक तो एक डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाता है, और एक उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो पहले तो हम लोगों ने एक अपनी जनरल लाइफ से देखे तो बहुत सारे रिएक्शंस जानते हैं, ऑब्ज़र्व किए या ना किए। तो अगर ऑब्ज़र्व करें तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस को देख सकते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें अपनी सराउंडिंग से भी केमिस्ट्री को जानना चाहिए। हमें अपनी जो है जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से भी केमिस्ट्री को जानना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल कभी देखा होगा कि अगर घर में वाइट वॉश हुआ होगा तो क्या करते हैं, जो चूना पत्थर होता है यानी जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अरे रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि बुलबुले निकल रहे होते हैं। अब बुलबुले किस चीज़ का साइन है, इसका मतलब उसके अंदर से गैस निकल रही है, गैस इवाल्व हो रही है। और वहाँ पे जो देखते हैं कि हीट भी वेपर्स निकल रहे होते हैं तो इसका मतलब हीट भी इवाल्व हो रही है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें साइन क्या मिलता है कि ये तो हीट देने वाला रिएक्शन है, और जो हीट देने वाला रिएक्शन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जितना हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था वो वाटर से रिएक्शन करके तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्या हम उस चूने को वापस कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया। अब वो एक डायरेक्शन में जाके रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा रिएक्शन जो होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर हमने एसिड और बेस आपस में इक्वल मोल में जो है कि मिलाए तो क्या हुआ, साल्ट बन गया, वाटर बन गया। लेकिन अब साल्ट और वाटर उसी तरह टेस्ट ट्यूब में पड़े रहेंगे, लेकिन वापस एसिड और बेस नहीं बनने वाला है। ओके, तो ऐसे सारे रिएक्शन क्या होंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में जाके पूरे होंगे। अब उनके लिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दूसरे रिएक्शन जो है, दूसरा जो रिएक्शन है वो दूसरा रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि अगर हम क्लोज कंटेनर के अंदर करें
अब क्लोज कंटेनर के अंदर करें तो वो रिएक्शन क्या होगा, आगे के डायरेक्शन में जाएगा, वापस पीछे के डायरेक्शन में आएगा। यानी जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होते हैं, बात नहीं समझ आ रही है कि दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ। अरे सिंपल है भाई, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लिए, तो क्या हुआ, रिएक्टेंट अगर रिएक्शन करके आपस में प्रोडक्ट बना लिए तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर वही रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो फिर से प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझे, उदाहरण हम देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अगर जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो अमोनिया बनी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बना तो डायरेक्शन कौन सा हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर यही अमोनिया थोड़ी देर के बाद ब्रेक करके फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सेम रेशियो में टूट गई तो क्या हो गया, ये बैकवर्ड आ गया ना, वापस फिर से रिएक्टेंट बन गया, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में चल सकता है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे वो रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर कराया जा रहा है, प्रोडक्ट कम नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ कोई चीज़ हम उसमें से रिमूव नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से समझो, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया एक डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो गया, उसको हम एक सिंगल एरो से दिखा दिए। अभी जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना लिए, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हो गया हमारा। तो क्या हुआ, वापस अब साल्ट और वाटर आपस में रिएक्शन करके जो है कि फिर से बेस और एसिड नहीं बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, नहीं बनाएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हुआ, जो कि दोनों डायरेक्शन में चले। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या हो गया, अरे सिंपल है भाई, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। लेकिन वही जो प्रोडक्ट है टूट करके वापस रिएक्टेंट बना देगा तो वापस का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड हो गया, सिंपल सी बात है। तो ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और उसमें जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो गया, और जब प्रोडक्ट जो है फिर से ब्रेक करके रिएक्टेंट के फॉर्म में आ गया तो वो हमारा बैकवर्ड हो गया। और जैसे ही दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से, तो क्या होगा, क्या कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। भाई इक्विलिब्रियम तो डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, सब्जी खरीदने जाते हो, कोई भी सामान खरीदने जिसको हम कि बैलेंस, फिजिकल बैलेंस पे वे करते हैं, दोनों साइड बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है भाई। हम यहाँ रिएक्शन के केस में लेते हैं, तो रिएक्शन के केस में लेते हैं तो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के, तो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई तो वो क्या हो गई कि रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया, अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो हम क्वेश्चन ये कि क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुक गया क्या, नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन तो डायनेमिक है। डायनेमिक है मतलब डजंट स्टॉप, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। लेकिन स्टेट क्या है, वो स्टेट जो है कि इक्विलिब्रियम की है।
अब बात समझ में आ गई होगी कि पहले तो हमने जान लिया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। नहीं समझ आया तो फिर से जान लेते हैं। नाम ही बता रहा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, जो रिवर्स ना हो। गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उसमें बैक गियर का कोई सिस्टम नहीं है। यानी जैसे हम बाइक से जा रहे हैं, बैक गियर का सिस्टम नहीं है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। वापस कैसे आएंगे, गाड़ी मोड़ेंगे तब वापस आएंगे, नहीं मोड़े तो सीधे ही चले जाएंगे। वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन कार में बैठे हैं, बैक गियर लगा दिए, वापस चले आए। कार क्या है, बंद है। या जोड़ लीजिए अब इसको कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन हो गया। गाड़ी बाइक पे बैठे थे, ओपन में थे, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए, लेकिन प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट नहीं बनाया, तो क्या हुआ, इरिवर्सिबल हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को रिएक्शन कराया, NaCl बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब वो कभी भी NaCl और वाटर मिल करके वापस नहीं बनाएंगे, NaOH और HCl। अरे भाई, बंद में भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो भी, क्लोज कंटेनर में भी कराएंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। आई बात समझे। लेकिन अब अगर बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, नाम ही है रिवर्सिबल। आगे गए पीछे गए, कार में बैठे, बैक गियर लगा दिया, पीछे आ गए, फॉरवर्ड गियर लगा दिया, आगे भाग गए। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, बोथ डायरेक्शन में, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। मतलब क्या हुआ, अरे भाई सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। अब एग्जाम्पल की क्या बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने अमोनिया बनाना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में क्लोज कंटेनर में लेते हैं, अमोनिया बन जाती है। अब हमने अमोनिया को वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, निकाला नहीं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अमोनिया टूट करके फिर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बन जाएगी। तो वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो डबल डायरेक्शन वाला एरो से रिएक्शन को दिखा दिए, मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन हमने वर्ड यूज किया, बैकवर्ड, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया वापस, तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। लेकिन जब दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अगर इक्वल हो गए, तो स्टेट क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की हो गई। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी, दोनों रिएक्शंस सेम स्पीड से फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहे हैं। डायनेमिक रिएक्शन है, रिएक्शन रुका नहीं है, मगर दोनों का रेट बराबर हो गया है। अब रेट बराबर हो गया है तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। हमें लगेगा कि रुका हुआ है, लेकिन वो रुका हुआ नहीं है। तो आई होप इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। और भी हम लोग अपनी जनरल लाइफ में जो कुछ ऐसे फिजिकल बैलेंस से सामान लेने गए, कुछ तौलने, उसकी तौल की मेजरमेंट किया है, तो बराबर जब हो जाता है, दोनों पलड़े बराबर हो जाते, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। तो यहाँ पे बस रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, और क्या। अब इक्विलिब्रिया भी अलग अलग तरीके की होती है। एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है। अब इक्विलिब्रियम तो बात समझ में आई होगी, मगर फिजिकल क्या है, फिजिकल स्टेट है, कोई चीज़ सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, वेपर लिक्विड, दिस इज द स्टेट। सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड स्टेट है, गैस इवेपोरेशन हो रहा है मतलब गैस के फॉर्म में है तो गैस, ये स्टेट हो गया।
अब बात क्या है यहाँ पे, फिजिकल स्टेट का मतलब कि एक चीज़ जो है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से वेपर में जा रही है, तो स्टेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये स्टेट चेंज का प्रोसेस अगर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर होगा तो वहाँ भी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, अगर घर में पानी गर्म करते हैं, अगर उस बर्तन को हम ढक देते हैं तो क्या दिखता है, वापर बनता है, गैस बनती है, वापस चली जाती है। प्लेट अगर कवर हटाते हैं तो देखते हैं प्लेट के ऊपर पानी लगा हुआ है, वो क्या था, वापर था, उड़ा चला आया। तो वो क्या, स्टेट चेंज हो गया। वैसे ही जैसे अगर सपोज करो कि आइस क्यूब है, फ्रिज से निकाला बाहर रख दिया, क्या होगा थोड़ी देर बाद, सिंपल सी बात है, गुड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक इसी चीज़ को हम एक ऐसे कंडीशन में कराएं तो हम देखेंगे कि एक स्टेट ऐसी आएगी कि बर्फ़ भी पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, यानी बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बनने की प्रोसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप कर गया। वैसे लिक्विड से वेपर, क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, वेपर बन रहा है, फिर वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में, वेपर लिक्विड में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो वहाँ एक फिजिकल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम हो गई, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गई। यानी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब जो है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, इवापोरेशन ऑफ वाटर हो गया, डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड हो गया, गैस सॉलिड और गैस इन लिक्विड हो गया, सब्लिमेशन हो गया। अरे कैम्फोर को अगर हम क्लोज कंटेनर के अंदर हीट करेंगे तो कैम्फोर पहले तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, कैम्फोर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, केमिकल के बीच में अब यहाँ स्टेट का मैटर तो नहीं है, स्टेट का मैटर आएगा जब हम रेट निकालेंगे, तो स्टेट का मैटर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन, सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बराबर हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया। बराबर हो गया तो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, सिंपल सी बात है। अभी जो हमने अमोनिया किया, अब जैसे यहाँ पे हमें ग्राफ में देख रहे हैं, ग्राफ में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्शन A+B और C+D दिया हुआ है। अब यहाँ से A+B के लिए ग्राफ, ये रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कि यहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसी के अपोजिट यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि जब ये कंसंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पैरेलल लाइन आ जा रही है। अब ये पैरेलल लाइन बता रही है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आने वाली है। उसी दौरान क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है, लाइन क्या बता रही है, इक्विलिब्रियम को बता रही है। अब यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है उतना ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट हो गई। ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं, ये नीली वाली लाइन जो है ये बता रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेड वाली लाइन क्या बता रही है, ये रिएक्टेंट जो है कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन दोनों लाइन को देखते हैं कि एक जगह पे दोनों ये पैरेलल हो जाती है, यहाँ ये पैरेलल हो गई, ये पॉइंट है ये पैरेलल का, यहाँ ये पैरेलल का पॉइंट है। अब यहाँ पे ये दोनों का कंसंट्रेशन
बी डी ए प्लस बी का बी सी प्लस डी का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बराबर हो गया। अब ये कंसंट्रेशन अब बराबर हो गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गई। आफ्टर इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर हो जाता है, यानी रिएक्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। बात समझ आ गई, एकदम क्लियर है भाई, ओके। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक होती है, किस बेस पे ये काम करता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको सबसे पहले ये लॉ दिया था गुलबर्ग और वागे ने दिया था। लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वागे एंड दिस स्टेट्स दैट, क्या बताता है ये कि it states that at a constant temperature for the product of concentration of the product to that of the reactant in which each concentration term is raised to a power which is equal to the stoichiometric coefficient in the balance chemical reaction has a constant value। एक बार फिर से ही, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वागे। इट स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स in which each concentration terms is raised to a power which is equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation has a constant value। कहने का मतलब क्या है कि जो रेशियो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। एकदम सिंपल सी बात करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सपोज हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि यहाँ हमने ले लिया ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन है सी प्लस डी का, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन उसका रेशियो ए बी के साथ, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये गुलबर्ग ने कहा। और अगर यहाँ पे कोई जो है कोफिशिएंट दिया हुआ है, एक जनरल सा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो है कोफिशिएंट राइज किए हुए हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो है कि कोफिशिएंट राइज हुए हैं। तो ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं ये स्टिचियोमेट्री को बता रहे हैं बैलेंस रिएक्शन में। तो यही वुडवर्ड ने कहा कि ये जो कंसंट्रेशन पावर है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट के रूप में, इनका जो रेशियो है टू द कंसंट्रेशन पावर इज टू द रिएक्टेंट्स रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है Kc, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। इसके लिखने का तरीका यही होता है, जो कोफिशिएंट उसका होता है वो कंसंट्रेशन के पावर में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्मॉल जो है वो कोफिशिएंट है, वो किसी में नंबर हो सकता है। अब भाई देखते हैं ना, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI बनना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि Kc इक्वल टू 2HI स्क्वायर लिख दिया, I2 जो है कि कंसंट्रेशन ऑफ I2 और H2 लिख दिया। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, N2 प्लस 3H2 का है, जहाँ पे 2NH3 बन रहा है। तो यहाँ पे NH3 के पावर में 2 हो गया और यहाँ पे N2 कंसंट्रेशन H2 के पावर में 3 हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गई। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स हो गया। अब अगर
ये तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया। किसके लिए लिखा है? फॉरवर्ड। अगर सेम इसी के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लिखना होता तो, यानी कि अब अगर हमारा रिएक्टेंट 2HI होता है, अब प्रोडक्ट जो है कि ये H2 और I2 होता है, तो इसी कंडीशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी ये जो H2 और I2 लिखा है ये ऊपर चला जाएगा और ये H2HI के स्क्वायर जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्वर्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1/KC हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे PCl3 गिव्स, सॉरी PCl5 गिव्स PCl, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ लिखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का कंसंट्रेशन ऊपर लिख देंगे, इसका कंसंट्रेशन नीचे लिख देंगे, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से हम किसी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब सेम यही मेथड हम यूज़ करेंगे जो है कि प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम इसी मेथड से अगर गैसियस रिएक्शन हो रहा है, सपोज यहाँ पे H2I2 है, 2HI बन रहा है, तो अगर हमें इसी प्रेशर के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम Kp लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द बेस ऑफ प्रेशर। तो सेम वही प्रोसेस होता है, वहाँ कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर को ही दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर 2HI लिखा हुआ है तो यहाँ पे P के स्क्वायर लिख देंगे, HI लिख देंगे, और यहाँ पे PH2 और I2 लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी दोनों का जो प्रेशर के फॉर्म में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो प्रेशर के फॉर्म में रेशियो है वह भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। Kp क्या है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर है। यहाँ पे जो P2HI है वो पार्शियल प्रेशर HI का है, PH2 है, PI2 है, ये पार्शियल प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जान लिया। हमने आज क्या जाना कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो एक डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो गए, तो वहाँ इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, क्या NaOH और HCl का रिएक्शन कराएंगे तो जो है कि NaCl और H2O बन जाएगा। फिर से अगर हम चाहें कि NaCl और H2O रिएक्शन करके वापस से एसिड और NaOH बनाने, तो ये नहीं बनेगा। यानी एक डायरेक्शन में रिएक्शन जाके कंप्लीट हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन में चला जाए। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। और अगर इसी रिएक्शन को हम क्लोज कंटेनर में बना रहे हैं तो हमेशा कंटिन्यू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहेगा। और जब दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे जो स्टेट आएगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट जानने के बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। इसके बाद रेट लॉ जो है कि इक्विलिब्रियम के लिए है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बताया। रेट लॉ क्या कहता है, या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट का रेशियो है विथ कोफिशिएंट कंसंट्रेशन के टर्म में, उसका टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी। और अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हैं तो उसको हम Kc के फॉर्म में दिखाएंगे, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे तो प्रेशर के फॉर्म में लेंगे तो उसको Kp दिखाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएंगे, और प्रेशर के टर्म में लेंगे तो वहाँ पे P दिखाएंगे।
कंसंट्रेशन के टर्म में हमने दो रिएक्शन यहाँ पे देखा। एक तो H2O2 का रिएक्शन है, 2HI बन रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और N2+3H2 बन रहा है, 2NH3 N2 और 3H2 रिएक्शन करके 2NH3 बना रहा है, तो उसके लिए ये हो गया। ठीक है। अब अगर मान लो कि यही रिएक्शन वापस HI जो है कि रिएक्टेंट के रूप में हो गया और H2I2 प्रोडक्ट के रूप में हो गया, तो वहाँ पे जो Kc की वैल्यू है इन्वर्स हो जाएगी। इसके अलावा हमने गैस के फॉर्म में देख लिया, गैस के फॉर्म में है तो प्रेशर के लिए लेंगे हम Kp इक्वल टू कर देंगे। Kp क्या है, कंसनट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर है। यहाँ पे P² HI PI2 और PS2 लिखा हुआ है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसके, HI और H2 और I2 के। तो इस तरह से हमने इसको जान लिया। अब हम नेक्स्ट टर्म में जो है कि रिलेशन बिटवीन Kp Kc देखेंगे, तो इससे पहले आप लोग इन सारी चीज़ों को दोहरा लेंगे और जितने भी NCERT में इस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को देख लेंगे, तब हम कल जो है इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट